हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जे क्लास मेरठ। आई एम शिवांश और आज मैं आप सभी बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुका हूं प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की वन शॉट वीडियो। तो आज की इस वन शॉट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा का सेकंड यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी यूनिट 1 के ऊपर वन शॉट वीडियो बना चुका हूं, जहां पर मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की यूनिट 1 को कंप्लीटली कवर किया हुआ है एंड उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है उन सबको मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आज की जो वन शॉट वीडियो होने वाली है वो मेनली बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। बट इसके अलावा भी अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है, एज ए जावा डेवलपर किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहता है या जावा के बेस पर कहीं पर इंटरव्यू देना चाहता है, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि लास्ट की वन शॉट वीडियो में जब हमने यूनिट 1 की वन शॉट वीडियो बनाई है, वहां पर भी जितने भी मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं या जितना भी मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं लेकर आ चुका हूँ यूनिट सेकंड की वन शॉट वीडियो। सो प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की जो सेकंड यूनिट है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट एंड मल्टीथ्रेडिंग। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, एक्सेप्शन क्या होता है, इनपुट आउटपुट को कैसे परफॉर्म करते हैं हम जावा के अंदर, एंड मल्टीथ्रेडिंग क्या होता है। तो आज की वन शॉट वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, साथ जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, साथ साथ अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो वर्किंग एम्प्लॉय भी है अगर वो भी चाहता है कि मैं किसी अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकूं या आगे आने वाली कंपनी में दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहता है कोई, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने सभी टॉपिक्स को काफी डिटेल में अच्छे से कवर किया हुआ है विद इजी लैंग्वेज। राइट, तो ज्यादा देर ना करते हुए फटाफट से आज की इस वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आज की इस वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप जेई क्लासेस मिनट के चैनल पर नए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो ज्यादा देर ना करते हैं, फटाफट से आज की वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शन हैंडलिंग से। तो देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। So an exception is an event that describe the normal flow of a program. an exception, एक exception क्या होती है? is an event, एक event है, किस टाइप का एक event है? that disturb, जो डिस्टर्ब करता है the normal flow of a program, जो किसी नॉर्मल फ्लो प्रोग्राम को जो नॉर्मल फ्लो चल रहा है उसको जो डिस्टर्ब करता है या बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसी को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी पहले डेफिनेशन समझते हैं फिर समझेंगे इसको अपनी लैंग्वेज में। जावाज एक्सेप्शन मैकेनिज्म हेल्प्स मैनेज रन टाइम एरर्स सिस्टमैटिकली। तो जावा का जो एक्सेप्शन मैकेनिज्म है वो हमें हेल्प करता है मैनेज करने के लिए रन टाइम एरर्स को सिस्टमैटिकली। तो जावा के एक्सेप्शन मैकेनिज्म से हम रन टाइम पर जो एरर होती है उसको सिस्टमैटिकली काफी ज्यादा सोल्व कर सकते हैं। जावा एक्सेप्शन मैकेनिज्म हमें हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्शन अलाउस सेपरेशन ऑफ एरर हैंडलिंग लॉजिक फ्रॉम रेगुलर लॉजिक। तो एक्सेप्शन हमें अलाउ करता है सेपरेट करने में, किस चीज को सेपरेट करने में? एरर हैंडलिंग लॉजिक। राइट, तो एरर हैंडलिंग लॉजिक फ्रॉम रेगुलर लॉजिक, यहाँ पे दो टर्म्स दी हुई है, बट इन दो टर्म्स को जानने से पहले हम समझते हैं एक्सेप्शन क्या होती है, एरर क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो अभी तक स्टूडेंट्स आपने सुना होगा एरर के बारे में। मान लीजिए आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उस प्रोग्राम को जब आप रन करते हैं तो कई बार जब प्रोग्राम की कोई कोडिंग में गलती हो जाती है तो वहां पर एक एरर आती है। जैसे कि अगर आपने लास्ट वन शॉट वीडियो देखी हुई है, वहां पर हमने पैकेज के ब्याह पर एक प्रोग्राम बनाया था, उसको रन करने की हमने कोशिश की थी, जहां पर बार बार एक एरर आई थी कि क्लास नॉट फाउंड। राइट, सो वहां पे जो हमने क्लास इंपोर्ट की थी, इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट तो हमने इस तरीके से इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर को इंपोर्ट किया था। वहां पे हम बार बार एक मिस्टेक कर रहे थे कि जावा का जे कैपिटल था,
तो इससे क्या होता था, हमारे कंपाइलर को जावा पैकेज कहीं पर मिल ही नहीं रहा था और वहां पे बार बार एरर आ रही थी कि जावा पैकेज नॉट फाउंड या इसके अंदर क्लास नॉट फाउंड। अब ये क्या है, ये एक एरर है। किस टाइप के एरर है, इसको हम बोलते हैं सिंथेटिकल एरर या कंपाइल टाइम एरर। सिंथेटिकल एरर और कंपाइल टाइम एरर वो एरर होती है जब वो हमारी किसी मिस्टेक से, यानी जो प्रोग्रामर है जो जावा कोड लिख रहा है उसकी मिस्टेक से जब कोई एरर आती है उसको हम सिंथेटिकल एरर या कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं। समझना ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमने कोई कोड लिखा, वहां पर हमने कोई चीजें मिस कर दी। जैसे हो सकता है कि हमने ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस लगाया बट क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस को हम भूल गए, तो वहां पर क्या आएगी, सिंथेटिकल एरर आएगी कि कर्ली ब्रेसेस नॉट फाउंड या कुछ भी स्कोप, कोई स्कोप में नहीं है। या मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया इंट नम इक्वल टू 10 और हम इसके बाद में सेमीकोलन लगाना भूल गए, सो वहां पर एक एरर आ जाएगी। सो वो सभी एरर जो सिंथेटिकल एरर होती है उन्हीं को हम कंपाइल टाइम एरर भी बोलते हैं। जब इन एरर को फाउंड करने का तरीका क्या होता है कि हम अगर सिंपली प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे सो कोड के अंदर जितनी भी सिंथेटिकल एरर होंगी उन सभी एरर को हमारा कंपाइलर बता देगा और हमारा जावा का प्रोग्राम रन नहीं होगा, कंपाइल भी नहीं होगा, वहीं पर एरर आ जाएगी। बट जो एरर कंपाइल टाइम पर हमें पता नहीं लगती, वो हमें रन टाइम पर पता लगती है, उन्हीं एरर को हम एक्सेप्शंस बोलते हैं। राइट, फिर से समझना ट्राई करते हैं। वो सभी एरर जो कोड में किसी लाइन के मिस होने पर, किसी सेमीकोलन के मिस होने पर, किसी पैरेंथेसिस के मिस होने पर, किसी वर्ड को आगे पीछे लिखने पर जो एरर आती है, और जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसी टाइम पर वो एरर हमें पता लग जाती है, वो सब हमारी कंपाइल टाइम एरर कहलाती है। एंड वो सभी एरर्स जो हमारा प्रोग्राम रन तो हो जाता है, कोई कंपाइल टाइम पर कोई एरर नहीं आई, रन भी हो गया, सक्सेसफुली रन हो रहा है, लेकिन बीच में कोई एरर आ गई और वो एरर ऐसी थी कि किसी प्रोग्रामर को या किसी यूजर को कोई समझ में नहीं आया, उस तरह की एरर को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। सो उन्हें एक्सेप्शन को सोल्व करने के लिए या हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये सब एग्जांपल्स हो गए हमारे कंपाइल टाइम एरर के। अब एक रन टाइम एरर का जो मोस्ट फेमस एग्जांपल भी है उसको लेकर चलेंगे हम। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मान लिया दो वेरिएबल है इंट a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल्स टू 0। राइट, अगर मैं करता हूं a प्लस b तब क्या आएगा मेरे पास, 10 आ जाएगा। अगर मैंने किया a माइनस b तब क्या आएगा मेरे पास, 10 आ जाएगा फिर से। राइट, अगर मैंने किया a मल्टीप्लाई b तब क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0। बाई एनी चांस अगर मैं कर देता हूं a डिवाइड बाई b तब मेरे पास क्या आएगा, 10 डिवाइड बाई 0 एंड 10 डिवाइड बाई 0 कितना होता है, इंफिनिटी। कितना होता है, इंफिनिटी होता है। और इंफिनिटी को कंप्यूटर कैसे समझता है, उसको बोलता है अनडिफाइंड। क्या बोलता है इंफिनिटी को, ये कहलाता है अनडिफाइंड। राइट, अब मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उस सॉफ्टवेयर में आपने एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाया जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। बाई चांस अगर यूजर ने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया, उस टाइम पर क्या होगा, एक कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, उसी को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। कंपाइल टाइम एरर करती क्या है, कंपाइल टाइम एरर हमारे नॉर्मल फ्लो को, नॉर्मल फ्लो मतलब हमारा प्रोग्राम ऊपर से लेकर नीचे तक सही चल रहा है, बट जहां पर भी ये लाइन लिखी होगी उसी लाइन में जब एरर आ जाएगी तो उसके नीचे का कोई भी कोड नहीं चलेगा। समझते हैं एक एग्जांपल से फिर से।
मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है, स्टार्टिंग से मेन फंक्शन यहाँ पर है, मेन फंक्शन से हमने स्टार्ट किया, राइट। यहाँ पे बहुत सारी लाइंस लिखी हुई है, इन लाइंस के बीच में यहाँ पर हमने कर दिया a डिवाइड बाई बी, राइट, और उसके बाद फिर से कोड लिखा हुआ है। सो प्रोग्राम नॉर्मल चल रहा है, यहाँ तक प्रोग्राम चला, यहाँ तक प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आई, बट जैसे इस लाइन में एरर आएगी तब क्या होगा, यहीं से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और इससे हमारा नीचे प्रोग्राम नहीं जाएगा, इससे नीचे प्रोग्राम नहीं जाएगा, यहीं कहीं प्रोग्राम रुक जाएगा, जिसको हम प्रोग्राम टर्मिनेशन बोलते हैं। तो प्रोग्राम यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, इससे क्या होगा, नॉर्मल फ्लो इंटरप्ट हो जाएगा, सॉरी नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम पूरा अच्छे से नहीं चलेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एक एक्सेप्शन बोलते हैं, इसी को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। और जिस कोड में एरर आनी होती है, हमें लग रहा है कि a डिवाइड बाई b करने पर एरर आएगी, बीइंग ए प्रोग्रामर, अगर मैं जावा की कोडिंग कर रहा हूं और मुझे पता है कि a डिवाइड बाई b करने पर एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि जहां पर एरर आ सकती है, तब मैं क्या करूंगा, इसको कुछ ऐसे एक ब्लॉक के अंदर लिखूंगा, आगे देखेंगे किस ब्लॉक के अंदर लिखूंगा। तो एक ऐसे ब्लॉक के अंदर लिखूंगा कि अगर उसमें एरर आएगी तो क्या होगा, ये लाइन स्किप हो जाएगी और उसके नीचे मैं फिर से प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकूंगा। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं, और जहां पे कोड में एरर आ रही है उसको स्किप करना ही एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है, राइट। अब दो टर्म समझते हैं यहाँ पर, एरर हैंडलिंग लॉजिक एंड रेगुलर लॉजिक। तो एक्सेप्शन अलाउज सेपरेशन ऑफ एरर हैंडलिंग लॉजिक फ्रॉम रेगुलर लॉजिक। सो एरर हैंडलिंग लॉजिक और रेगुलर लॉजिक क्या होता है? रेगुलर लॉजिक वो है कि हमारा पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, 20 लाइन 50 लाइन 100 लाइन 1000 लाइन का कोड लिखा हुआ है, ये हमारा रेगुलर लॉजिक है। बट इस रेगुलर लॉजिक के बीच में कहीं पर 10 लाइन 5 लाइन 20 लाइन का कोई भी एक ऐसा कोड हो सकता है जहां पर एक्सेप्शन आ सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है a डिवाइड बाई b, तो यहाँ पे एरर आ सकती है। इस कोड को हम क्या बोलेंगे, इस कोड को हम बोलेंगे एरर हैंडलिंग, एरर मतलब एरर वाला कोड हम इसको बोल सकते हैं कि इस कोड में एरर आ सकती है। सो इसी कोड को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एरर हैंडलिंग लॉजिक बनाते हैं। इसको हम एक ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर एनक्लोज करेंगे, जिससे हमारे प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो चलता रहेगा। कैसे करते हैं उसको आगे समझते हैं फटाफट से। नाउ एक्सेप्शन वर्सेस एरर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, फिर से देख लेते हैं एक्सेप्शन वर्सेस एरर, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एक्सेप्शन रिकवरेबल कंडीशंस, एक्सेप्शन क्या है, रिकवरेबल कंडीशंस। एग्जांपल इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, null pointer exception, right? But error, what is error? Serious problems not intended to be catch, वो सारी प्रॉब्लम जिनको हम कैच नहीं कर सकते, आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो एक्सेप्शन वर्सेस एरर में एक डिफरेंस ये भी है, एक्सेप्शन को हम रिकवर कर सकते हैं कैसे, ट्राई कैच ब्लॉक की हेल्प से, जैसे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, इसको हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रख देंगे। ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, इस तरीके से हम एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाते हैं, आगे देखेंगे। राइट, सो इस तरीके से ट्राई कैच ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के अंदर हम एक्सेप्शन वाले कोड को रखेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम या जो एक्सेप्शन है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। बट कुछ एरर ऐसी होती है जो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर, राइट। रन टाइम पर आउट ऑफ मेमोरी एरर भी आ सकती है। मान लीजिए हम एक स्टूडेंट का डेटा डिकोड कर रहे हैं कि एक क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा डिकोड करना चाहते हैं एरे के अंदर, बट एरे का जो साइज है वो 100 है। हमने माने चला कि एक क्लास के अंदर मैक्स टू मैक्स 100 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और हमने एरे बनाया इंट एरे 100 साइज का, राइट। अब होगा क्या, यहाँ पर जैसे हम इसमें डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और 101 पर जैसे ही हम जाएंगे वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर एरर जाएगी नल पॉइंटर एक्सेप्शन, सॉरी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जैसी एरर वहां पे आ सकती है, या आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाएगी, स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगी। इस तरह की एरर आ जाती है जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, राइट। और इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। सो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के कितने प्रकार होते हैं, दो तरह की एक्सेप्शन होती है, चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या क्या होती है। चेक्ड एक्सेप्शन, checked at compile time, example input output exception या SQL exception, वो सभी एक्सेप्शन
जो कंपाइलर को लगता है कि इस कोड में एक्सेप्शन आ सकती है, जैसे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन में और सीक्वल एक्सेप्शन में। मान लीजिए हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं या यूजर को आउटपुट दे रहे हैं और वहां पे हमें कंपाइलर को क्या लगेगा एक्सेप्शन वहां पर आ सकती है, तब वो क्या करेगा, वहां पर एक चेक्ड एक्सेप्शन देगा कि आपको उसको हैंडल करना ही करना होगा, उस कोड को आपको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखना ही होगा, अगर आप नहीं रखेंगे तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। बट अनचेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होती है occur at रन टाइम, जो रन टाइम पर occur होगी। एग्जांपल नल पॉइंटर एक्सेप्शन या अरिथमेटिक एक्सेप्शन। जैसे मैंने बताया a डिवाइड बाई b, जिसका मतलब है 10 डिवाइड बाई 0, सो ये क्या है, ये है नल सॉरी अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट। एंड लास्ट वन इज एरर, अनरिकवरेबल इश्यूज, राइट। सो चेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होती है जब कंपाइल टाइम पर ही कंपाइलर बोलता है कि आप इस कोड में एरर आ सकती है, आप इस कोड को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखो। अनचेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होती है जिसको कंपाइलर नहीं बोलता, कंपाइलर को नहीं पता कि वहां पे एरर आएगी या नहीं आएगी, बट वहां पे एरर आ जाती है, उसको हम अनचेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं। एंड एरर्स वो होती है जो अनरिकवरेबल होती है, जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। कैसी एक्सेप्शन होती है वो, जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर और स्टैक ओवरफ्लो एरर, राइट। नाउ कंट्रोल फ्लो इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। कंट्रोल फ्लो कैसे होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ट्राई ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, ट्राई ब्लॉक चलता है इफ एन एक्सेप्शन ऑकर्स, अगर कोई एक्सेप्शन ऑकर होती है, यानी कोई एक्सेप्शन की घटना घटित होती है, तब कंट्रोल जंप्स टू द मैचिंग कैच ब्लॉक। जो कंट्रोल होगा, जो हमारा प्रोग्राम का फ्लो है, उसको जो कंट्रोल होगा वो कहां पे चले जाएगा, कैच ब्लॉक के पास चला जाएगा। किस कैच ब्लॉक के पास, मैचिंग कैच ब्लॉक के पास। जिस तरह की एक्सेप्शन आ रही है उस तरह के कैच ब्लॉक के पास चला जाएगा। एंड फाइनली ब्लॉक रन्स रिगार्डलेस ऑफ एक्सेप्शन, एक फाइनली ब्लॉक होता है जो हमेशा चलेगा ही चलेगा, चाहे वहां पे एक्सेप्शन आए या ना आए। तो फाइनली ब्लॉक रन्स रिगार्डलेस ऑफ एक्सेप्शन। ये काम कैसे करता है उसको एग्जांपल से समझते हैं। इससे पहले देखते हैं जेवीएम रिएक्शन टू अनकैच एक्सेप्शन। सो इफ एक्सेप्शन आर नॉट कैच, अगर एक्सेप्शन नहीं पकड़ी जाती तब क्या होगा, जेवीएम प्रिंट्स स्टैक ट्रेस। जेवीएम क्या करेगा, ट्रेस जो स्टैक का ट्रेस है उसको प्रिंट कर देगा। स्टैक का ट्रेस यानी पूरा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन दिखाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करके हमारा प्रोग्राम चला है और इस कोड में यहाँ पर एक्सेप्शन आ गए, इससे आगे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। लास्ट में क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट्स एबनॉर्मली, प्रोग्राम का जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली मतलब अचानक से टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। एग्जांपल एंड रिजल्ट 10 डिवाइड बाई 0, क्या है ये है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट। नाउ ट्राई कैच फाइनली, तीन तरह के ब्लॉक होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। क्या क्या ब्लॉक होते हैं, फर्स्ट ब्लॉक होता है ट्राई ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक होता है कैच ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक होता है फाइनली ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक क्या करता है, ब्लॉक वेयर कोड इज टेस्टेड फॉर एक्सेप्शन। ट्राई ब्लॉक वह ब्लॉक होता है जहां पर कोड को हम रखते हैं, जहां पर क्या होती है, एक्सेप्शन की टेस्टिंग होती है कि वहां पर एक्सेप्शन आएगी या नहीं आएगी। कैच ब्लॉक, ब्लॉक दैट हैंडल द एक्सेप्शन, कैच ब्लॉक वह ब्लॉक होता है जो एक्सेप्शन को हैंडल करता है। एंड फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट रिगार्डलेस ऑफ एन एक्सेप्शन यूज्ड टू क्लोज रिसोर्सेज। मान लीजिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, वहां पे हमने डेटाबेस को यूज किया हुआ है या हम अदर बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और वहां पे बीच में कोई एक्सेप्शन आ जाती है, अगर हमें उन सभी रिसोर्स को क्लोज करना है तो उसके लिए हम एक फाइनली ब्लॉक बनाते हैं कि वहां पे अगर कोई एरर आएगी, पूरे प्रोग्राम में कोई एरर आए या ना आए, ये जितने भी हमने रिसोर्स यूज किए हुए हैं वो क्लोज हो जाए, अदरवाइज वहां पर कोई एरर ओकर हो सकती है, राइट। नाउ एग्जाम्पल ट्राई कैच एंड फाइनली तीनों किस प्रकार से काम करते हैं। ट्राई ब्लॉक वह ब्लॉक होता है जहां पे हमें लगता है कि वहां पर कोई एरर आएगी तो ट्राई ब्लॉक उसको हैंडल कर लेगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक एरर आई है, इंट a इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 0। 5 डिवाइड बाई 0 क्या होगा, एक्सेप्शन की रेट होगी। जैसे एक्सेप्शन होगी ये ट्राई ब्लॉक करेगा थ्रो, क्या करेगा, थ्रो करेगा, एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। कहां पर थ्रो करेगा, कैच ब्लॉक के पास। अब ट्राई के नीचे होगा कैच ब्लॉक, ट्राई के नीचे एक से ज्यादा कितने भी कैच ब्लॉक हो सकते हैं, एक कैच, दो कैच, 10 कैच, 20 कैच, कितने भी कैच ब्लॉक हो सकते हैं। उस कैच ब्लॉक के अंदर यहाँ पर लिखी होगी एक्सेप्शन का टाइप।
अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अगर हमें लग रहा है कि डिवाइड बाय 0 करने पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकती है, तब हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन यूज करेंगे। अगर हमें लगता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकती है, तो हम दूसरा ब्लॉक बनाएंगे। कैसे? ट्राई इंट a इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 0। नाउ हमें लग रहा है यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है। कैच, अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैच कर रहे हैं। यहां पर हमने किया SOP, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को हम SOP बोलते हैं शॉर्ट में, और हमने E को प्रिंट कर दिया। बट हमें लग रहा है कि एक और एरर आ सकती है। एक और एरर आ सकती है। क्या एरर आ सकती है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन E, राइट। मान लीजिए ये एरर आ सकती है, तब हम यहाँ करेंगे, फिर से SOP करेंगे और इसका हम बनाएंगे NE, एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पर हम NE को प्रिंट कर देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे फाइनली ब्लॉक बना सकते हैं। तो इस तरीके से एक ट्राई के नीचे बहुत सारे कैच ब्लॉक हो सकते हैं। जिस प्रकार की एरर आती है उस तरह की एरर को सोल्व करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे हमने बनाया ट्राई ब्लॉक, ट्राई इंट a इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 0। अगर यहाँ पे एरर आती है तो कैच ब्लॉक उसको कैच करेगा, प्रिंट कर देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डिवाइड बाई 0, कि हम 0 से डिवाइड करना चाह रहे हैं और ये पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में फाइनली ब्लॉक चलाएंगे हम। ये ब्लॉक हमेशा चलता ही चलता है। यहाँ पे हमने प्रिंट किया है एंड ऑफ ब्लॉक, कि ब्लॉक का हमारा एंड हो गया। यहाँ पे फाइनली ब्लॉक में यहाँ पे से हमने मैसेज प्रिंट किया है। यहाँ पे हम पूरे रिसोर्स को क्लोज कर सकते हैं, राइट। नाउ थ्रो एंड थ्रोज, थ्रो एंड थ्रोज में क्या डिफरेंस होता है? राइट, थ्रो एंड थ्रोज दो कीवर्ड्स है, दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है एंड एग्जाम में भी, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस छोटे क्वेश्चंस में आ जाता है, 3 नंबर 5 नंबर में पूछा जाता है, स्मॉल क्वेश्चंस में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, बट हमेशा आता है, राइट। तो थ्रो क्या होता है? यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। थ्रो, किसी भी एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली थ्रो करने के लिए हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। एंड थ्रोज को क्या करता है? डिक्लेयर्स एक्सेप्शन दैट ए मेथड माइट थ्रो। तो थ्रोज कीवर्ड यूज किया जाता है किसी भी ब्लॉक्स के साथ। जैसे यहाँ पे वर्ड चेक, एक फंक्शन बनाया है वर्ड चेक, जिसको मेथड बोलते हैं जावा के अंदर, इंट एज। हमें लग रहा है कि इस ब्लॉक के अंदर कोई एरर आ सकती है, कोई एक्सेप्शन आ सकती है। हमने डायरेक्ट लिखा थ्रोज, ये थ्रो करता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। जैसे हम थ्रोज कीवर्ड लिखेंगे, जहां पर भी हम इस चेक फंक्शन को, चेक मेथड को कॉल कर रहे होंगे, वहां पर हमें एक्सेप्शन हैंडल करनी होगी, राइट। सो जैसे ये फंक्शन बना और हम इसको चेक को कॉल करना चाहते हैं, तो जैसे हम चेक को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें इसके पास ट्राई कैच बनाना होगा। तो किसी भी कोड को हमें लगता है कि वहां पे एक्सेप्शन आ सकती है, किसी भी मेथड के पास एक्सेप्शन आ सकती है और उसको हम सोल्व करना चाहते हैं, तब वहां पर हम थ्रोज कीवर्ड का यूज करते हैं। और जब हमें एक्सप्लिसिटली थ्रो करनी होती है किसी भी एक्सेप्शन को, तब हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। एग्जांपल, वर्ड चेक इंट एज थ्रो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इफ एज इज लेस देन 18 थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन नॉट एलिजिबल, राइट। सो इस तरीके से थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड काम करते हैं। नाउ इनबिल्ट वर्सेस यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, दो तरह की एक्सेप्शन होती है, इनबिल्ट एक्सेप्शन एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। सो इनबिल्ट एक्सेप्शन क्या होती है? प्रोवाइडेड बाय जावा, जो जावा द्वारा प्रोवाइड की गई है, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरेज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, राइट। एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होती है? क्लास माई एक्सेप्शन, एक्सटेंस एक्सेप्शन। जब हम खुद से कोई एक्सेप्शन बनाते हैं, तो हमने एक क्लास बनाई मैं एक्सेप्शन, जो क्या कर रही है? इनहेरिट कर रही है एक्सेप्शन क्लास को। यानी एक्सेप्शन क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, वो सारी प्रॉपर्टीज माई एक्सेप्शन के पास आ जाएगी। और माई एक्सेप्शन का मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, जो स्ट्रिंग में क्या ले रहा है? मैसेज को ले रहा है। जैसे ही मैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, तो मैसेज कहां पर चला जाएगा? एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा। और जो भी एरर यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, वो मैसेज वहां पर प्रिंट हो जाएगा। जब उसको हम डीपली समझेंगे, जो आप पूरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तब हम वहां पर देखेंगे इनबिल्ट एक्सेप्शन क्या होती है एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होती है, राइट। नाउ
चेक वर्सेस अनचेक एक्सेप्शन। तो फीचर की बात करें, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, चेकड एक्सेप्शन, यस चेकड एक्सेप्शन क्या है, कंपाइल टाइम चेकिंग है जबकि अनचेक्ड नहीं है। बेस क्लास की अगर हम बात करें, चेकड में क्या एक्सेप्शन आती है जबकि अनचेक्ड में रन टाइम एक्सेप्शन आती है, राइट। सो चेकड की क्या जो बेस क्लास है, चेकड एक्सेप्शन की बेस क्लास क्या है, एक्सेप्शन क्लास है, अनचेक्ड की रन टाइम एक्सेप्शन क्लास है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन एंड सीक्वल एक्सेप्शन। अनचेक्ड की बात करें, सो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये सब अनचेक्ड एक्सेप्शन है, राइट। नाउ इनपुट आउटपुट बेसिक्स। अब हम आ चुके हैं इनपुट आउटपुट बेसिक्स के पास। अभी तक जितना भी हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग था उसको हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं इनपुट आउटपुट बेसिक्स क्या है। तो जावा इनपुट आउटपुट ओवरव्यू। जावा यूजेज स्ट्रीम्स टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जावा स्ट्रीम्स को यूज करता है परफॉर्म करने के लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को। दो तरह के स्ट्रीम हमारे पास होते हैं, टू टाइप्स के स्ट्रीम्स है, बाइट स्ट्रीम्स एंड कैरेक्टर स्ट्रीम्स। तो बाइट स्ट्रीम क्या करता है, हैंडल बाइनरी डेटा। जब डेटा बाइनरी के फॉर्म में तो बाइट स्ट्रीम यूज करते हैं। एंड कैरेक्टर स्ट्रीम्स क्या करता है, हैंडल टेक्स्ट डेटा, राइट। तो बाइट स्ट्रीम क्या करता है, क्लासेस क्या क्या बाइट स्ट्रीम की, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। किस काम आता है, यूज फॉर बाइनरी फाइल्स लाइक इमेजेस एंड ऑडियो। सो बाइट स्ट्रीम के लिए क्या क्या क्लास हम यूज करते हैं, इनपुट स्ट्रीम एक क्लास है उसको यूज करते हैं, आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ये सभी स्ट्रीम्स क्या है, ये सभी क्लासेस क्या करती है, हमारे बाइट स्ट्रीम के लिए यूजफुल है। और बाइट स्ट्रीम किस काम आता है, इमेज और जो बाइनरी फाइल्स होती है उनको स्टोर करने का काम आता है। एग्जांपल की बात करें, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या एक क्लास है, तो हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट। स्टूडेंट एक बात का ध्यान दीजिएगा, जितने भी हम क्लासेस बना रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया है, मान लीजिए मैंने एक एक्सेशन एक क्लास बनाई जेई क्लास मिरर, तब हम क्या करेंगे, जितने भी डिफरेंट वर्ड्स है उनका स्टार्टिंग अल्फाबेट हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जैसे ही नेक्स्ट कैरेक्टर या जैसे ही नेक्स्ट वर्ड ऐड होगा उसका फिर से कैपिटल से स्टार्टिंग होगी। मान लीजिए मैं एक क्लास बनाता हूं, क्लास जेई क्लास मिरर, तब क्या होगा, जे कैपिटल होगा, ई कैपिटल होगा। अब जे ई अलग अलग वर्ड्स है, उसके बाद हमने ऐड किया क्लासेस, तो सी कैपिटल होगा, एल क्या होगा, स्मॉल होगा, ASSES, जे ए क्लासेस। अब एम मेरा मुझे मेरिट ऐड करना है, सो मेरिट का एम क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर्स क्या होंगे, स्मॉल में होंगे। सो इसी प्रकार से जब भी हम पूरे जावा के अंदर अगर हम इस तरह का नेमिंग कन्वेंशन कहीं पर देख रहे हैं, उसका मतलब हमें समझ जाना है कि वो या तो एक क्लास है या फिर एक इंटरफेस है, राइट। इंटरफेस भी हम इसी प्रकार बनाते हैं एंड सेम क्लास भी इसी प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS। तो जिस तरह का क्लास का नेम होता है उसी बिहार पर हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम का FIS एक ऑब्जेक्ट बनाया है। न्यू, इन्हें हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, न्यू कीवर्ड किस काम आता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के काम आता है। फाइल इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि मैंने बताया था फाइल इनपुट स्ट्रीम अगर क्लास है तो उसका कंस्ट्रक्टर भी सेम इसी नाम का होगा। एंड फाइल डॉट टीएक्सटी को, फाइल डॉट टीएक्सटी क्या एक बाइनरी फाइल है, उसको एज ए इनपुट ले रहा है। तो इंट I इक्वल टू FIS डॉट रीड, आई वेरिएबल की हेल्प से FIS यानी FIS क्या कर रहा है, इसके पास एक ऑब्जेक्ट FIS के पास एक मेथड होगा रीड नाम का, सो उसको उसने कॉल किया। जब हम बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं या जब हम जावा की प्रॉपर कोडिंग करते हैं तब हमें समझ में आता है कि किस तरह से काम कर रहा है। बट अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सभी चीजों को ओवरव्यू लेते चलेंगे, बट सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर भी करेंगे। अगर इन डेप्थ सीखना है तो उसके लिए हम अलग से क्लास बना देंगे जहां पर आप इन डेप्थ सीख सकते हैं। बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं क्योंकि आपके बहुत जल्दी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इस बिहार पर देखा जाए तो हम सिर्फ इसका ओवरव्यू लेंगे, राइट। नाउ कैरेक्टर स्ट्रीम्स, कैरेक्टर स्ट्रीम्स की क्लासेस क्या क्या होती है, रीडर, राइटर, फाइल रीडर एंड फाइल राइटर, ये सब कैरेक्टर स्ट्रीम्स की क्लास है, यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग टेक्स्ट।
टेक्स्ट को रीड एंड राइट करने के काम आता है। फाइल राइटर fw इक्वल टू न्यू फाइल राइटर फाइल डॉट txt fw डॉट राइट हेलो जावा। अगर मैं जैसे fw डॉट राइट लिखूंगा हेलो जावा, सो फाइल डॉट txt के अंदर हेलो जावा टाइप हो जाएगा या प्रिंट हो जाएगा, एंड मैं बाद में fw को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि क्या है, fw क्या है, एक रिसोर्स है और मुझे हमेशा रिसोर्स को क्लोज कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग राइटिंग ए फाइल, फाइल को हम कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं। रीड करने के लिए फाइल रीडर बफर रीडर मेथड हमारे पास क्लास अवेलेबल है, एंड राइट करने के लिए फाइल राइटर बफर रीडर अवेलेबल है। एग्जांपल देखे, सो बफर रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर न्यू फाइल रीडर। अब बफर रीडर कंस्ट्रक्टर क्या ले रहा है, अनदर कंस्ट्रक्टर ले रहा है फाइल रीडर का इनपुट डॉट टीएसटी, राइट, और यहाँ पे हम लगा देंगे सेमीकोलन। सो स्ट्रिंग लाइन इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन। तो बी आर की हेल्प से हम रीड लाइन को यूज कर रहे हैं, रीड लाइन मेथड को, जो एज ए स्ट्रिंग इनपुट ले लेता है। नेक्स्ट, मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। अब हम आ चुके हैं मल्टी थ्रेडिंग पर जावा के अंदर। जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग क्या है और उसको हम क्या यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप कोर जावा के बेस पर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब मल्टी थ्रेडिंग का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा बीटेक फोर्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन 100% आता है, राइट, 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर। उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग को हम कैसे अचीव करते हैं, क्यों यूज करते हैं मल्टी थ्रेडिंग, इस सब के बारे में पूछा जा सकता है। एंड इन सभी टॉपिक्स को मैं आज अच्छे से कवर करने वाला हूं, राइट। तो ज्यादा देर ना करते हैं, फटाफट से देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। तो व्हाट इज ए थ्रेड। मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले देखते हैं थ्रेड क्या होता है। तो a thread is a lightweight process. Multiple threads can run concurrently in the same program. पहले फर्स्ट लाइन का मतलब समझते हैं। a thread is a lightweight process. कोई भी थ्रेड एक लाइटवेट प्रोसेस होता है। लाइटवेट प्रोसेस का क्या मतलब है, अगर हम नॉर्मली प्रोसेस की बात करें तो हम हमेशा बोलते हैं प्रोसेस एक ज्यादा वेट वाली प्रोसेस, मतलब ज्यादा वेट होता है प्रोसेस में, जबकि थ्रेड में लाइट वेट नहीं कम वजन होता है। जबकि प्रोसेस, अगर हम नॉर्मल प्रोसेस की बात करें तो नॉर्मल प्रोसेस में काफी ज्यादा वेट होता है। या प्रोग्राम की बात करें तो एक प्रोग्राम क्या है, हैवी वेट प्रोसेस है, जबकि एक थ्रेड लाइट वेट प्रोसेस है। लाइट वेट प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, लाइट वेट प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक छोटा पार्ट है किसी भी प्रोग्राम का, जबकि प्रोग्राम क्या है, एक बड़ा पार्ट होता है, और उस प्रोग्राम को कोई भी एक छोटा सा पार्ट एक थ्रेड कहलाता है। तो थ्रेड क्या है, किसी प्रोसेस का एक, मतलब कोई भी प्रोग्राम का एक लाइटवेट प्रोसेस है। एंड मल्टीपल थ्रेड्स कैन रन करंटली इन द सेम प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। मान लीजिए हमने प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम 1.java, राइट, एंड अनदर एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है प्रोग्राम 2, राइट। सो इन दोनों प्रोग्राम को एक साथ हम रन नहीं कर सकते। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों प्रोग्राम को एक साथ रन नहीं कर सकता। बट अगर ये हमारे पास थ्रेड होगी इस प्रोग्राम वन के अंदर, इस प्रोग्राम के वन के अंदर थ्रेड वन है, एंड यहाँ पर थ्रेड टू है, दो थ्रेड है। सो एक ही प्रोग्राम के अंदर अगर दो थ्रेड है, हम दोनों को एक साथ रन कर सकते हैं। बट अलग अलग प्रोग्राम्स को हम एक साथ रन नहीं कर सकते। यही मल्टीथ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, समझते हैं इसको। तो थ्रेड लाइफ साइकिल, डायरेक्ट हम थ्रेड लाइफ साइकिल पे आ चुके हैं, बट उससे पहले फिर से थ्रेड को समझना ट्राई करते हैं कि थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस है, एक छोटी प्रोसेस है जिसको हम कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कंकरेंटली एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है कि एक साथ बहुत सारे थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट
कर सकते हैं। मान लीजिए एक प्रोसेस चल रही है, साथ साथ में दूसरी प्रोसेस चला दी। अगर इसका हम एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, विजुअल्स देख पा रहे हैं, बोर्ड को देख पा रहे हैं, साथ साथ आप ऑडियो भी सुन रहे हैं। बट ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में हमेशा एक ही काम करता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर कितने सीपीयू लगे हैं, आपके अंदर सिर्फ एक सिंगल सीपीयू लगा हुआ है। तो एक सीपीयू एक बार में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। बट होता क्या है, जब हम मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं, वहां पर हमारा कंप्यूटर या हमारा सीपीयू इतनी फास्ट आपस में स्विच करता है, मतलब वो आपको वीडियोस भी दिखा रहा है, आपको ऑडियो भी सुना रहा है, एक बार में एक ही काम कर रहा है, बट आपको लगता है कि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, यानी एक साथ बहुत सारे काम करना। लगता है कि बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं, बट होते कितने हैं, एक बार में सिर्फ एक ही काम होता है। सो उसी प्रकार जब हम मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं, जावा प्रोग्राम, जब हमने स्टार्टिंग में बात की कि जावा का प्रोग्राम क्या होता है, एक बार में कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, यानी जावा मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। जबकि C++ लैंग्वेज ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, बट जावा के अंदर हम एक बार में बहुत सारे थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम इसका अनदर एग्जांपल की बात करें, अगर आप कभी कोई भी गेमिंग कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप एक गेमिंग कर रहे हैं, आप रेसिंग गेम खेल रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, आप ड्राइव भी कर रहे हैं, आप ऑडियो भी सुन रहे हैं, आप हो सकता है वहां पे हॉर्न भी प्रेस कर रहे हो, या गियर गैट कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, एक बार में बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक बार में बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, बट वहां पर एक बार में सिर्फ एक सिंगल टास्क परफॉर्म हो रहा है। सो वहां पर आपस में इतने जल्दी जल्दी हम स्विच कर रहे हैं, एक बार में आप रेस भी दे पा रहे हो, आप ब्रेक भी यूज कर रहे हो, एक बार में सारे काम कर रहे हो आपस में। हमारा सीपीयू इतनी फास्ट स्विच करता है कि हमें लगता है कि सारे टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है, मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है। तो मल्टी थ्रेडिंग को अचीव करने के लिए जावा के अंदर थ्रेड की एक लाइफ साइकिल होती है। क्या होती है वो लाइफ साइकिल, कभी भी कोई भी थ्रेड सबसे पहले न्यू प्रोसेस में होगा, मतलब कोई भी थ्रेड न्यू कंडीशन में होगा, फिर वो रनेबल में आएगा, नहीं वो एक क्यू के अंदर आ जाएगा। मतलब न्यू का मतलब है कि जैसा न्यू बोर्न बेबी होता है, कोई बेबी जैसा बोर्न होता है, तो क्या है, न्यू है। रेनेबल मतलब वो एक ऐसी कंडीशन में मतलब आ चुका है कि अब वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, या उस पर कोई भी टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। रनिंग प्रोसेस मतलब वो कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, या कोई थ्रेड किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है। ब्लॉक या वेटिंग, वो ब्लॉक मतलब कुछ काम के लिए रुक गया है, उसको कुछ अनदर काम आ गया, सो वो क्या होगा, वो वेट करने लग जाएगा, एंड लास्ट में वो टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे, इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझे, मान लीजिए एक थ्रेड स्टार्ट हुआ, अब वो क्यू में है। क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है, क्यू एक इस तरह की क्यू होती है जहां पे बहुत सारे अलग अलग थ्रेड्स होते हैं। अब क्यू क्या करता है, फीफो के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो थ्रेड T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6 बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। अब वो सभी थ्रेड्स एक क्यू के अंदर जाएंगे। क्यू क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी जो थ्रेड पहले आएगा वही थ्रेड पहले चलेगा। तो जैसे कोई थ्रेड न्यू कंडीशन में आया, यानी थ्रेड बहुत सारे अलग कंडीशन में आ गए, अब वो कहां पर है, रनेबल कंडीशन में, यानी एक क्यू के अंदर वो आ चुके हैं। जैसे वो रनिंग प्रोसेस में जाएंगे, तो जैसे मान लिया T1 यहाँ पर क्या गया, रनिंग प्रोसेस में चला गया, अब T1 रन हो रहा है। मान लीजिए T1 को कुछ इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म करना है, T1 को यूजर से इनपुट लेना है। अब जितना टाइम T1 को यूजर से इनपुट लेने में लग रहा है, उतने काम में T2 क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही T1 का काम कंप्लीट होगा, T2 क्या करेगा, फिर से क्यू में वापस चला जाएगा, और T1 फिर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा। सो इस तरीके से बहुत सारे थ्रेड्स हमारे काम करता है साइमल्टेनियसली या कंकरेंटली, इसको हम मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। सो ब्लॉक वेटिंग एंड टर्मिनेट, जैसे T1 का काम कंप्लीट हो जाएगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। एक डायग्राम से समझते हैं, न्यू थ्रेड न्यू कंडीशन में है, रनेबल, अब थ्रेड आ चुके हैं रनेबल कंडीशन में, क्या वो कभी भी रन कर सकता है। जैसे वो रनिंग कंडीशन में गया, अब वो रन हो रहा है, जैसे वो रन हो रहा है, सो यहाँ पर हम एक यील्ड फंक्शन का यूज करते हैं। यील्ड फंक्शन क्या करता है, रनेबल को रनिंग में, रनिंग को रनेबल कंडीशन में कर देता है। जैसे ही रनिंग कंडीशन में है, अब मान लीजिए
उसको स्लीप करना है या वेट करना है, कोई भी इनपुट आउटपुट टास्क को परफॉर्म करना है, तब क्या होगा, ये वेटिंग या स्लीपिंग ब्लॉकिंग कंडीशन में चला जाएगा, वहां से फिर से रनेबल कंडीशन में आएगा, फिर से रनिंग में चलेगा। ये प्रोसेस चलती रहती है। रनेबल में है, रनिंग प्रोसेस में आया, वेट किया है, स्लीप किया है, सस्पेंड हो गया, किस कहां पर आ गया, वेटिंग कंडीशन में, स्लीपिंग में या ब्लॉकिंग में, फिर से वापस गया, नोटिफाई किया, नोटिफाई ऑल फंक्शंस को, हमारे पास अलग अलग फंक्शंस है, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, व्हेन स्लीप टाइम इज अप, रिज्यूम। तो जब भी इसका क्या होगा, स्लीपिंग टाइम खत्म हो जाएगा, ये क्या होगा, फिर से रिज्यूम हो जाएगा, फिर से रनिंग कंडीशन में चला जाएगा। और जब इसका रनिंग का पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी डेड स्टेट में आ जाएगा, अब हम इसको यूज नहीं करेंगे, उसका फिर से न्यू बोर्न लेना होगा, अदरवाइज वो एक बार मर चुका है, डेड स्टेट में जा चुका है, अब उसको दोबारा से हम यूज नहीं कर सकते, दोबारा से यूज करने के लिए हमें दोबारा से क्रिएट करना होगा, राइट। नाउ क्रिएटिंग थ्रेड्स, थ्रेड्स को कैसे क्रिएट करते हैं, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। किसी भी थ्रेड को बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं या रिनेबल इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो क्लास माई थ्रेड, मैंने क्लास बनाई अपनी माई थ्रेड के नाम की, एक्सटेंड करिए थ्रेड क्लास को, जो कि बनी बनाई एक क्लास है, पब्लिक वर्ड रन, रन मेथड होता है थ्रेड क्लास के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, थ्रेड रनिंग, थ्रेड चल रहा है, राइट। बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल, रनेबल क्या होता है, इंटरफेस होता है, राइट। क्लास माई रनेबल इंप्लीमेंट्स रनेबल, पब्लिक वॉइड रन, सिस्टम डॉट आउटपुट आउट डॉट प्रिंट एलन, थ्रेड इज रनिंग। दो मेथड होते हैं हमारे पास किसी भी थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, या तो हम रनेबल इंटरफेस को यूज कर सकते हैं, या फिर हम एक्सटेंड सॉरी थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। नाउ थ्रेड प्रायोरिटीज, थ्रेड की क्या क्या प्रायोरिटीज होती है, थ्रेड की प्रायोरिटीज होती क्या बेसिकली, तो थ्रेड हैव प्रायोरिटीज फ्रॉम 1 मिनिमम प्रायोरिटी टू 10 मैक्सिमम प्रायोरिटी, डिफॉल्ट इज 5 यानी नॉर्मल प्रायोरिटी। अब थ्रेड प्रायोरिटी क्या होती है, मान लीजिए 4 थ्रेड एक बार में चल रहे हैं, बट एक थ्रेड की प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसको बार बार रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम चाहते हैं कि सीपीयू सबसे पहले थ्रेड 1 को ही एग्जीक्यूट करे। अगर थ्रेड 1 को कुछ काम है तो थ्रेड 2 को एग्जीक्यूट करेगा, 3 4 किसी भी थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है, बट जैसे थ्रेड 1 को रिसोर्स की या सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, थ्रेड 1 को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम 1 से लेकर 10 के बीच में कितनी भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने प्रायोरिटी दी 10, तो सबसे पहले थ्रेड 1 को ही, थ्रेड 1 को थ्रेड T1 एंड T1 को हमने प्रायोरिटी दी प्रायोरिटी दी 10, तो अब क्या होगा, हमेशा T1 ही, T1 थ्रेड ही एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए मैं T1 को दे दी कितनी 5, तो अब क्या है, ये नॉर्मली स्विच करता रहेगा, और जैसे मैंने T1 को दे दी 1, तो इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। जब कोई भी हमारा सीपीयू बिल्कुल फ्री हो जाएगा, तभी हम T1 को एग्जीक्यूट करेंगे, बट जब हमने 10 की प्रायोरिटी दी, कोई भी काम हो या ना हो, सबसे पहले हम 10 प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले T1 को ही एग्जीक्यूट करेंगे। क्या क्या मेथड्स हमारे पास, सेट प्रायोरिटी या गेट प्रायोरिटी मेथड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा T1 प्रायोरिटी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट प्रायोरिटी। T1 डॉट सेट प्रायोरिटी, अब T1 की प्रायोरिटी कितनी हो गई है, 10 हो गई है, कि कोई काम हो या मत हो, पहले T1 को ही एग्जीक्यूट करो, राइट। नाउ सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड्स प्रिवेंट्स थ्रेड इंटरफेरेंस एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो सिंक्रोनाइजिंग क्या करता है, थ्रेड को प्रिवेंट करता है इंटरफेरेंस से एंड इनकंसिस्टेंसी से। कैसे करता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, राइट। तो प्रोग्राम 1 नाम की एक क्लास है, जिसके अंदर
स्टैटिक इंट ए इक्वल्स टू 10 है, राइट। और इसके अंदर एक मेथड है स्टैटिक वॉइड काउंटर, राइट। तो एक प्रोग्राम है प्रोग्राम 1, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू 10 है। स्टैटिक वर्ड काउंटर काउंटर नाम का एक वेरिएबल वो मेथड मैंने बनाया है जो ए की वैल्यू का हर बार इंक्रीमेंट कर रहा है। अब मान लीजिए मेरे पास 4 थ्रेड है, T1, T2, T3 एंड T4। T1, T2, T3, T4 चारों थ्रेड इस काउंटर मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। T1 के लिए a की वैल्यू 10 है, T2 के लिए भी a की वैल्यू 10 है, T3 के लिए भी a की वैल्यू 10 है एंड T4 के लिए भी a की वैल्यू 10 है। जैसे मैंने T1 को एग्जीक्यूट किया सो a की वैल्यू प्लस प्लस होगी, T1 के लिए वैल्यू होगी 11। फिर से मैंने T1 को एग्जीक्यूट किया, वैल्यू होगी 12। अब अगर मैं वहां पर उसको सिंक्रोनाइज नहीं करूंगा, सिंक्रोनाइज क्या होता है आगे समझेंगे। जैसे मैंने T2 को कॉल किया, अब T1 को रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हुई, अब T2 ने उसको कॉल किया। अब T2 को a की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे 10 नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी 12 वैल्यू। अब T2 ने एक बार एग्जीक्यूट किया, a की वैल्यू हो गई 13, राइट। अब T1 का जो काम था वो काम खत्म हो गया, T1 ने फिर से आया, T1 को वैल्यू चाहिए थी 12, T1 को क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर 13 वैल्यू मिलेगी। इससे क्या होगा, वैल्यू चाहिए 12, वैल्यू मिले 13, क्या आ जाएगी, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि जिसको हम सोल्व भी ना कर पाए। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जहां पर जिस कोड को हमें लगता है कि ये कोड हर जगह शेयर किया जाएगा, जैसे स्टैटिक कोड है तो हमें पता है स्टैटिक कोड हमेशा शेयर किया जाता है, तो इस तरह के कोड को हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज कीवर्ड की हेल्प से सिंक्रोनाइज कर देते हैं। अब जैसे कोई थ्रेड इस कोड को इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा वो पूरा एग्जीक्यूट करेगा, बीच में कोई अगर किसी थ्रेड को कोई काम भी पड़ गया तो उसके पास नहीं आएगा, पहले T1 ही इसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसके बाद वैल्यू 10 कर देगा, फिर से रिटर्न कर देगा, फिर T2 उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर T3 एग्जीक्यूट करेगा, फिर T4 एग्जीक्यूट करेगा। मान लीजिए एक कोड में 10 लाइन लिखी हुई है और 10 लाइन में से 2 लाइन एक ऐसी लाइन है जिनको हम चाहते हैं कि T1 पूरा पूरा यूज करे, जब T1 का काम कंप्लीट हो जाए तभी T2 उसको यूज करे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को सिंक्रोनाइज बना देंगे। हमारे पास एक सिंक्रोनाइज कीवर्ड होता है जिसके हेल्प से हम किसी भी कोड को सिंक्रोनाइज बना सकते हैं। सो प्रिवेंट थ्रेड इंटरफेरेंस एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी, यूज द सिंक्रोनाइज कीवर्ड। सिंक्रोनाइज कीवर्ड को हम यूज करते हैं, एग्जाम्पल, राइट। नाउ इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। So thread can communicate using wait, notify and notify all. So use for किस लिए यूज किया जाता है, coordinating threads in प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। क्या होती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, मान लीजिए इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इन जावा, थ्रेड 1 थ्रेड 2 की रिक्वायरमेंट है, थ्रेड 2 को थ्रेड 3 की रिक्वायरमेंट है एंड थ्रेड 3 को थ्रेड 1 की रिक्वायरमेंट है। अब वहां पे क्या होगा, तीनों थ्रेड एक ऐसे डेडलॉक में फंस जाएंगे जो कोई भी आपस में यूज नहीं कर पाएगा। सो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड होता है, वेट, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल। मान लिया T1 भी सेम टाइम पे एक मेथड को यूज करना चाहता है, एक ब्लॉक को यूज करना चाहता है, एक रिसोर्स को यूज करना चाह रहा है, सेम T2 भी सेम रिसोर्स को यूज करना चाह रहा है, थ्रेड 3 भी सेम रिसोर्स को यूज करना चाहता है। तो किसी भी एक थ्रेड को एक बार रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेट मेथड को यूज कर सकते हैं, नोटिफाई को यूज कर सकते हैं एंड नोटिफाई ऑल को यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ कंक्लूजन एंड समरी। सो आज के इस पूरे वन शॉट वीडियो की क्या कंक्लूजन है, क्या समरी है वो देखते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मेक्स कोड रोबस्ट एंड एरर टॉलरेंट, राइट। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करते हैं, कोड को रोबस्ट बनाती है एंड एरर टॉलरेंट बनाती है। इनपुट आउटपुट इन जावा यूज स्ट्रिंग्स फॉर एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग एंड कार्ट्रिज मल्टीथ्रेडिंग enables concurrent programming and better performance। तो आज का क्या कंक्लूजन है, आज की क्या समरी है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करती है, हमारे कोड को रोबस्ट बनाती है और एरर फ्री बनाती है। इनपुट आउटपुट क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स यूज करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए एंड
मल्टी थ्रेडिंग हमारे प्रोग्राम को कंकरेंट एंड बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, राइट। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इतने ही रखते हैं। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वन शॉट वीडियो में हमने देखा मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स के बारे में, एंड आज के इस लेक्चर में देखा हमने एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट इन जावा एंड मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद जे क्लास मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। आज की इस वन शॉट वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।